हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं 9th क्लास की इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इससे पहले हमने इसके कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जिसमें हमने एक विलेज है पालमपुर के अंदर, वो किस टाइप का विलेज है। एक हाइपोथेटिकल विलेज था जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारी इमेजिनेशन में है, एक काल्पनिक गांव है वो। उसके बारे में हमने स्टडी करी थी, कितनी फैमिली रहती हैं उस विलेज में एंड कौन कौन से कास्ट के लोग रहते हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन को स्टडी किया था हमने, कितने टाइप के होते हैं, लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड, वर्किंग, ह्यूमन, इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा था। और भी हमने बहुत सारी वीडियो कवर किया, जैसे लैंड बिल्ड सस्टेनेबल, कि लैंड को कैसे सेव रख सकते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर में एक नए टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा न्यू टॉपिक क्या है इस वीडियो में। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड। हमने इससे पहले जो वीडियो कवर करी है उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो लैंड होती है वो एक फिक्स्ड लैंड है, मतलब लैंड का एरिया ना तो बढ़ सकता है और ना ही कम हो सकता है, तो लैंड का एरिया फिक्स्ड है। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि वो जो फिक्स्ड लैंड एरिया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, और ये सारी की सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ये किस गांव के पर्पज से पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं पालमपुर में ये सारी चीजें हो रही हैं। बट पालमपुर एक ऐसा गांव है जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारी इमेजिनेशन में है, एक हाइपोथेटिकल विलेज है जो सिर्फ हमारी कल्पना में है, हमारे सपने में है, रियल में वो गांव एग्जिस्ट नहीं करता है। तो पालमपुर के अंदर जो लैंड है वो लोगों में किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, किन लोगों के पास में कितना जो लैंड का टुकड़ा है वो किन लोगों के पास में कितना है। मतलब गांव में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास लैंड एरिया ज्यादा होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनके पास थोड़ा लैंड एरिया होगा, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लैंडलेस होंगे, जिनके पास जमीन होगी ही नहीं। तो वर्क जो होते हैं, उनके जो काम होते हैं, वर्क होते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी के अकॉर्डिंग होता है कि गाँव को चलाने वाले जो लोग हैं वो कौन है, कौन से ऐसे लोग हैं जो गांव को चला रहे हैं, और एज अ लेबर जो लोग काम कर रहे हैं वो कौन से लोग हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या है। ये एक लैंड एरिया है जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या है एक ये लैंड एरिया। ये एक लैंड एरिया। अब इसमें आप एक पैच ऑफ लैंड को नोटिस कीजिए। देखिए, एक पैच ऑफ लैंड ये है, सेकंड ये है, कुछ पैच ऑफ लैंड बहुत ज्यादा बड़े हैं, ये कुछ बहुत ज्यादा बड़े हैं, कुछ मीडियम साइज के हैं, और कुछ बहुत ज्यादा छोटे हैं, लाइक दिस, इस टाइप से। अब देखिए, ये लैंड एरिया बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी, और ये वाले जो लैंड एरिया बहुत ही स्मॉल एरिया है, बहुत ही छोटे छोटे, मतलब जितना इनका ये एक पार्ट है उतने ही पार्ट में ये 10 लैंड एरिया बने हुए हैं, 10 लोगों के लैंड एरिया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो इनका हुआ है वो किस टाइप से हुआ है, तो उसी को हम समझेंगे। देखो, इन पालमपुर देयर आर 450 फैमिलीज। पालमपुर के अंदर में कितनी फैमिली रहती है? 450 फैमिली रहती है पालमपुर के अंदर। 150 फैमिलीज, 150 जो फैमिलीज है वो कौन है? मोस्ट ऑफ द दलित्स। 150 के करीब कितनी, देखो टोटल कितनी है 450। अब उसमें से आप 150 माइनस कर दीजिए, कितनी बची आपकी? 300 के करीब बची। जो 150 है ये कौन है? दलित्स हैं, और दलित्स को एक कॉर्नर मिला हुआ है उस गांव के अंदर में, वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉर्नर में रहते हैं, उनको ज्यादा गांव में घूमने का भी राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग बोलते हैं ना नीचे कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मतलब उस गांव में हम ये भी आज भी देख सकते हैं। देखो, गांव तो गांव है, तो उस गांव में हम डिस्क्रिमिनेशन को आज भी देख सकते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। तो दलित्स 240 families cultivate a small plot of land less than 2 hectare in size, और 240 families, ठीक है, कितनी? 240 फैमिलीज। अगर हम 300 में से 240 को माइनस करें तो कितनी बची हमारे पास में? 60 बची। देखो, 240 फैमिलीज है, कल्टीवेटेड स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड जो 2 हेक्टेयर से भी कम है साइज में।
जो 240 फैमिलीज है वो कितने बड़े पैच ऑफ लैंड पे वर्क कर रही है, वो उनका लैंड एरिया बहुत ही ज्यादा कम है, 2 हेक्टेयर से कम लैंड एरिया जिनके पास में है, ऐसी कितनी फैमिलीज है, 250 फैमिलीज है। कल्टीवेशन ऑफ सच अ स्मॉल प्लॉट डज नॉट ब्रिंग सफिशिएंट इनकम, इतना छोटा उनका पैच ऑफ लैंड है जिसपे वो वर्क करने के बाद भी जितनी उनकी इनकम होनी चाहिए उतनी इनकम उनको सफिशिएंट नहीं है। मतलब अपने प्लॉट पर जब वो काम कर रहे हैं तो उस प्लॉट पर काम करने के बाद भी उनको उतनी इनकम नहीं मिल पा रही है जो कि उनके लिए, उनके फैमिली के लिए सफिशिएंट हो। ओके, मतलब लैंड एरिया जो है उनके पास में वो छोटा है। अगर वो बड़े पैच ऑफ लैंड एरिया पे वर्क करेंगे तो उनको सफिशिएंट इनकम मिल पाएगी, बट वो एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड एरिया पे वर्क कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको क्या नहीं मिल पा रही, सफिशिएंट इनकम नहीं मिल पा रही। देखो फैमिलीज है, 250 फैमिलीज है, लाइक ये वाला एरिया आप देख सकते हो, ये 240 जो फैमिलीज है वो वर्कर यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये पैच ऑफ लैंड एरिया आप देख सकते हो कितना स्मॉल है, छोटा छोटा पैच ऑफ लैंड है ना। अब इतने छोटे से एरिया पे अगर वो काम करेंगे तो उनकी सफिशिएंट इनकम कैसे मिल पाएगी, जितनी इनकम उनको नीड है उतनी इनकम उनको नहीं मिल पा रही है इस छोटे से एरिया में काम करने के बाद में। क्यों? क्योंकि जो लैंड एरिया उनके पास में है वो बहुत ही छोटा है और फैमिली उनकी बड़ी है। 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स कल्टिवेटेड मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। अब हमारे पास जो ये 60 लोग बचे थे, 60 फैमिलीज बची थी, ये वो हैं जो मीडियम और लार्ज फार्मर है जिसके पास में जो लैंड एरिया है वो 2 हेक्टेयर से ज्यादा का है। लाइक ये पैच ऑफ लैंड एरिया, ये ठीक है, ये मीडियम फार्मर्स हो गए और जो ये हैं ये लार्ज फार्मर्स हो गए, ये लार्ज फार्मर्स हो गए। और ये वाले जो आप देख रहे हो ये 240 के अंदर में जो काउंट होंगे वो है, ये 240 के अंदर में काउंट होने वाले हैं। और ये जो बड़े पैच ऑफ लैंड एरिया देख रहे हो ये मीडियम फार्मर होगा और जो बहुत ज्यादा बड़े पैच ऑफ लैंड है ये सारे के सारे हो गए लार्ज फार्मर। इनका लैंड एरिया बड़ा है तो इनको अपने लैंड एरिया पर एक सफिशिएंट इनकम मिल पा रही है, जैसा कि यहाँ बताया गया है। A few farmers have land extending over 10 hectares, और कुछ लोगों के पास तो इतना लैंड एरिया है कि 10 हेक्टेयर के करीब उनके पास लैंड एरिया, जैसे कि ये एरिया होगा, ये बहुत ज्यादा बड़े एरिया है। तो ये कौन है? ये लार्ज फार्मर्स है जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनी एरिया है, बहुत ज्यादा जमीन है, बहुत ज्यादा लैंड एरिया है। तो इनकी इनकम भी कितनी है? इनकी इनकम भी ज्यादा है। देखो सोसाइटी में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक तो होते हैं जो पॉपुलेशन में काउंट किए जाते हैं और कुछ होते हैं सिर्फ जो 10% होते हैं। और जो 10% लोग होते हैं ना वो कंट्री को बैकग्राउंड से चलाने वाले वही लोग होते हैं, और बाकी के जो 90% पीपल बचे ये पुअर क्लास होती है। और ये पुअर क्लास सिर्फ उनके यहाँ काम करने जाती है, इनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ जो बिग रिच पर्सन है उनके यहाँ काम करने का होता है, और पूरे कंट्री को जो चलाने का राइट होता है वो इन 10% को होता है। क्यों? क्योंकि ये जो 10% के पीपल होते हैं ये रिच होते हैं, इनके पास लैंड एरिया बड़ा होता है, पैसे वाले होते हैं, तो इनके इनकम सोर्स भी ज़्यादा होते हैं, इनके बिजनेस भी ज़्यादा होते हैं और लैंड एरिया भी इनके पास में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बैकग्राउंड से अगर कंट्री को या किसी गाँव को कोई चला रहा है तो वो ये है। और यहाँ पर भी जो लार्ज फार्मर्स है पूरे गांव को चलाने वाले वो है। और बाकी के जो लोग बचे उन 60 फैमिलीज को हटाने के बाद जो सारे लोग बचे वो सारे के सारे क्या है? पुअर है या मीडियम है। मीडियम का थोड़ा बहुत काम चल रहा है, बट जो पुअर है वो जो लार्ज फार्मर्स है उनके यहाँ पर एज अ लेबर काम कर रहे हैं। तो पूरे गाँव को, पालमपुर को चलाने वाले एक तरफ अगर कहें कि पालमपुर को कौन चला रहा है तो ये जो 60 फैमिलीज थी, जो बिग फैमिली है या लार्ज फार्मर्स है वो चला रहे हैं। ओके, आई होप आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन जो था लैंड का वो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस टाइप से किया गया है। 150 फैमिलीज तो दलित है, अब दलित है, हैव नो लैंड, और इनके पास में खेती करने के लिए भी कोई एरिया नहीं है। टोटल 450 में से कितने लोग हैं? 300 पीपल ऐसे हैं जो कि जिनके पास लैंड है और जो उस पर कल्टीवेशन कर सकते हैं। 150 तो कल्टीवेशन नहीं कर सकते। अभी जो 150 फैमिलीज बचे ये क्या करेंगे? ये एज अ लेबर वर्क करेंगे दूसरों के यहाँ पर। और मीडियम फार्मर तो रखेंगे नहीं क्योंकि पे करना पड़ेगा, तो वो ये सोचेंगे कि हम पूरी की पूरी फैमिली मिलकर खुद ही उसमें काम कर ले। जो लार्ज फार्मर है वो एज अ लेबर इन लोगों को अपने यहाँ पर
रखेंगे तो टोटल जो है वो 300 पीपल हैं जिनके पास में लैंड है, और उन 300 में से भी सिर्फ 240 लोग हैं जिनके पास में एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है, छोटा एरिया है। सिर्फ 60 लोग हैं, 60 फैमिलीज ऐसी हैं जो मीडियम और लार्ज फार्मर में काउंट हो रही हैं। अब जो 240 है इनका अपने पैच ऑफ लैंड पे इनकी सफिशिएंट इनकम नहीं आ रही है, तो इनमें से भी कुछ लोग क्या करेंगे, अपने खेत पर भी काम करेंगे, फिर ये जाकर जो लार्ज फार्मर है उनके यहाँ पर भी ये काम करेंगे अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर एक रिच और एक पुअर के बीच का जो गैप है उसको शो किया गया है, और लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको दिखाया गया है कि किस टाइप से लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कितना पुअर को जाता है और कितना जो बिग फार्मर्स है या लार्ज फार्मर्स है उनको जाता है। नेक्स्ट है हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब लेबर कौन प्रोवाइड करता है? अब सिंपल सी बात है, ये एक स्टोरी दी हुई है, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वर्कर्स दीज डे, ओनली द लार्ज फार्मर हायर एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर्स ऑफ डेज। अब देखो इसमें क्या कहा बताया गया, इसमें बताया गया कि आज के टाइम में काम ढूंढना, वर्क को फाइंड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ लार्ज फार्मर जो होते हैं वो अपने यहाँ पर वर्कर्स को हायर करते हैं, लेबर को हायर करते हैं, बाकी कोई हायर नहीं करता। अब सिर्फ लार्ज फार्मर वर्कर को हायर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो सभी को हायर कर लेंगे, वो भी तो एक लिमिटेड अमाउंट में ही हायर करेंगे, जितनी उनको नीड होगी उतने ही तो हायर करेंगे, सबको थोड़ी कर लेंगे। तो जो बाकी और वर्कर ज्यादा हैं, देखो पूरे के पूरे जो लार्ज फार्मर्स थे कितने थे, 60 फैमिलीज थी। अब वो 60 में भी कुछ मीडियम हो गए और 10% है, सिर्फ 10% लोग हैं जो लार्ज फार्मर है। अब वो 10% इतनी सारी पॉपुलेशन को कैसे रख लेंगे बताइए? ये मान लो आप टोटल 450 फैमिलीज थी ना, तो आप 290 के करीब मान सकते हो सारे के सारे क्या है, स्मॉल फार्मर्स है। यहाँ एक स्टोरी है, घनश्याम द लार्ज फार्मर just bought a harvester, so we are going to get even less work during the harvest season this year. Last year I worked for less than 5 months in the whole year. अब एक घनश्याम है जो एक लार्ज फार्मर है, वो हार्वेस्टर ढूंढ रहा है जो उसकी क्रॉप को हार्वेस्ट कर पाए। अब हार्वेस्टिंग के टाइम पे काम सिर्फ सीजनल काम होता है, कुछ दिन के लिए काम मिलता है, फिर उसके बाद काम नहीं मिलता है। अब जो वर्कर्स ने लास्ट ईयर काम किया था उनको सिर्फ सीजन में ही काम मिला था, हार्वेस्टिंग खत्म, काम भी खत्म। अब वो उसके बाद क्या करेंगे? तो ये जो कल्टीवेशन है ये भी कैसा वर्क है, ये भी एक लिमिटेड सीजनल वर्क है, एक टाइम तक आपके पास वर्क होता है और उसके बाद वर्क नहीं होता। वी हैव tractors for plugging, harvester for harvesting, thresher for threshing, even for removing weeds. Some farmers spray weed seeds. अब कुछ लोगों के पास तो ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, इवन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं, अगर उनको हायर किया जाएगा तो वो इस काम को जल्दी कर सकते हैं। और जो उनके पास में प्रिमिटिव फार्मिंग मेथड है उनको हायर करेंगे तो वो काम धीरे धीरे करेंगे, डिले में करेंगे, तो वो भी मॉडर्न फार्मिंग मेथड वालों को ज्यादा प्रेफर करेंगे अपने यहाँ हायर करने के लिए। आई ओ द लोकल मनी लैंडर्स 2000 rupees. I had taken 1000 last summer when no work was available in the fields. अब एक पर्सन है, उसने कुछ पैसे उधार लिए थे लोकल मनी लैंडर से। मनी लैंडर कौन होते हैं? मनी लैंडर वो होते हैं, जमींदार हो गए, गांव में ठेकेदार हो गए, जिनसे हम पैसा उधार लेते हैं, जो पैसा उधार देते हैं लोगों को। 2000 रुपए इसने अमाउंट लिया था, 2000 रुपीज लिए थे, बट इसने लास्ट समर उसको 1000 रिटर्न कर दिए। ये पूरे इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि इसको पूरे साल काम नहीं मिला था, काम कम मिला था। हाउ विल आई एवर रिपे, आई हार्डली अर्न इनफ फॉर 2 स्क्वायर मील्स। अब ये बाकी का पैसा उसको रिटर्न कैसे करेगा, क्योंकि इसके पास काम नहीं है और ये अपने खाना खाने के लिए ही सिर्फ स्क्वायर फुट पे इसे काम करना पड़ रहा है, मतलब थोड़े से लैंड एरिया पे से काम करना पड़ रहा है जो खाने के लिए ही इनफ नहीं हो रहा है। तो ये उसका जो पैसा है वो रीपे कैसे करेगा, रिटर्न कैसे करेगा? दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। फिर ये कहता है कि इस साल मुझे ऐसा करना पड़ेगा, रायगंज जाकर ईंट का काम करना पड़ेगा, जो ब्रिक मेकिंग होता है, ईंट बनाना, इसका काम करना पड़ेगा ताकि मैं कुछ इनकम कमा सकूं। My situation is not much better due to past debt. The money lenders refuse to give me any loan. मेरी सिचुएशन
फिर ये पर्सन है, ये भी बोल रही है कि मेरी सिचुएशन भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि इसने भी कुछ पैसा उधार लिया था, अब ये भी उसको रिटर्न नहीं कर पा रही है। तो एक स्टोरी इसकी है और एक स्टोरी इसकी है। ये कहता है अगर हमारे पास में सारी चीजें होती, मॉडर्न फार्मिंग मेथड होते, तो हम भी अच्छे से फील्ड में काम कर पाते। अब हमारे पास में कुछ भी नहीं है। अब जब हमारे पास में कुछ भी नहीं है तो हम पुराने जो तरीके होते हैं, प्रिमिटिव टूल्स के अकॉर्डिंग हम वर्क कर रहे हैं। अब जिसके पास में ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, मॉडर्न फार्मिंग के सारे मेथड हैं, वो तो इस काम को जल्दी कर लेगा। और जो बिग फार्मर्स हैं वो भी उन्हीं को हायर करेंगे ना, हमें कोई क्यों हायर करेगा? ये पर्सन इसको बोल रहा है कि वो लोग हमें क्यों हायर करेंगे, हमारे पास तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड ही नहीं है और हमें इसलिए इन लोगों को काम भी नहीं मिल पा रहा है। अब देखिए अगर इनके पास में पैसा होता तो ये भी इस चीज को अलाउड करते, बाय कर सकते थे, बट इनके पास में तो पैसा ही नहीं है। 2000 रुपीज लिए है, उसको ही ये पे नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि इनकी सिचुएशन कितनी ज्यादा बेकार है। जो पुअर है, जिनके पास में लैंड नहीं है, ये प्रॉपर डिपेंड है किसी अदर पर्सन पर कि वो इन्हें वर्क देगा, बट वो वर्क तो उसको देगा ना जो काम जल्दी फिनिश करेगा, जिसके पास में कुछ मॉडर्न फार्मिंग के टूल्स हैं। ये दोनों तो प्रिमिटिव है, अब ये दोनों प्रिमिटिव है तो इनके पास में तो ये टूल्स है ही नहीं, तो ये काम को ज्यादा टाइम में करेंगे और वो लोग काम को कम टाइम में करेंगे। कम टाइम में काम करेंगे तो उनको पेमेंट भी कम मिलेगी। इनके डेज ज्यादा लग रहे हैं तो डेज के अकॉर्डिंग इनकी जो पैसा देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, वो भी ज्यादा देनी पड़ेगी। और जो बाकी के लोग हैं वो कम डेज में काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से उनको कम पे करना पड़ेगा। तो जो मनी लेंडर्स है वो भी तो अपना प्रॉफिट देखेंगे, जो लार्ज फार्मर्स है वो भी अपना प्रॉफिट देखेंगे, तो वो क्यों इनको अपने यहाँ जॉब पर रखेंगे? इसलिए इन्हें जॉब नहीं मिल रही तो ये लोग एक दूसरे सेक्टर में जॉब ढूंढ रहे हैं। ओके, फार्मर रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ लेबर। फार्मर्स को रिक्वायर्स है ग्रेट डील ऑफ लेबर की मतलब हमारे पास काम ज्यादा आए, एज अ लेबर लोग हमें अपने यहाँ पर काम पर रखें। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टीवेट देयर ओन फील्ड। जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो अपनी ही फील्ड पर काम कर रहे हैं, उनका जो खुद का पैच ऑफ लैंड है वो अपने ही पैच ऑफ लैंड पे एज अ लेबर वर्क कर रहे हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबर्स। और सिर्फ जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स है वो ही अपने यहाँ पर किसको हायर कर रहे हैं? फार्म लेबर्स को हायर कर रहे हैं टू वर्क के लिए ऑन देयर फील्ड्स who comes from landless families or families cultivating small plot of the land। अब यहाँ पर जो एज अ लेबर आ रहे हैं वो कौन आ रहे हैं? वो लैंडलेस फैमिलीज आ रही है और वो आ रहे हैं जिनके पास में स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है, जिनके पास में लैंड एरिया कम है, वो एज अ लेबर वर्क कर रहे हैं। और जिनके पास में जमीन ही नहीं है, लैंड एरिया ही नहीं है, वो भी एज अ लेबर लार्ज फार्मर के यहाँ पर एज अ वर्कर बनकर आ रहे हैं। फार्म लेबरर्स आर पेड वेजेस विच कैन बी इन कैश और काइंड। और जो फार्म लेबरर्स है वो भी उनको जो वेजेस देते हैं, वेजेस का मतलब होता है सैलरी, जो उनको पैसा मिलता है वो भी वो कैश और भी किसी तरीके से दे सकते हैं। कैन बी काइंड मतलब जैसा वो चाहे उसके अकॉर्डिंग वो उनको पे करते हैं। तो ये है हमारा कि जो लेबर है, तो लेबर कौन प्रोवाइड कर रहा है? लैंडलेस जो लोग हैं वो एज अ लेबर वर्क कर रहे हैं और जो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड वाले हैं वो एज अ लेबर वर्क कर रहे हैं। तो ये हमें लेबर यहां से प्रोवाइड हो रही है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, क्रॉप टू क्रॉप एंड फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर लाइक शोइंग एंड हार्वेस्टिंग। और जो वेजेस है ना इनकी, ये वेजेस भी ऐसा नहीं है कि सबको इक्वली मिल रही है, वेजेस भी अलग है। रीजन टू रीजन वेजेस अलग मिल रही है, किसी रीजन में अलग वेजेस मिल रही है, किसी और रीजन में अलग टाइप की वेजेस मिल रही है। क्रॉप टू क्रॉप पे डिपेंड कर रहा है कि वेजेस क्या होती है। मान लो सिर्फ सब्जी तोड़ने की है तो उसके लिए सैलरी अलग होगी, वेजेस अलग होंगे। गेहूं कट करने के लिए तो उसके वेजेस अलग होगी। और शोइंग टाइम है, बोने के टाइम की वेजेस अलग है, उसको हार्वेस्ट करने की, काटने के टाइम की वेजेस अलग है। और जो अदर एक्टिविटी है उनके अकॉर्डिंग, मतलब सारी चीजें देखने के बाद सामने वाले पर्सन को वेजेस दी जा रही है। ये नहीं है कि सबको सेम दी जा रही है, टाइम टू टाइम वेजेस भी डिफरेंट है। तो ये देख रहे हैं कि
क्रॉप में क्या काम है उसके अकॉर्डिंग उनको वेजेस दिए जा रहे हैं। देयर इज अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में देखा जा रहा है कि जो एम्प्लॉय है वो कितने घंटे काम कर रहा है, कितने दिन काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको वेजेस दी जा रही है। देयर इज अ हैवी कंपटीशन फॉर गेटिंग वर्क, सो मेनी टाइम्स लेबरर एग्री टू वर्क फॉर अ लो वेजेस। अब देखिए 150 फैमिलीज थी लैंडलेस, जिनके पास में क्या नहीं था, जमीन नहीं थी। 240 फैमिलीज थी वो जिनके पास में स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है। अब ये टोटल कितनी हो गई, 390। ओके 390 हो गई, कितने में से, अब इसमें से सिर्फ 60 फैमिलीज ऐसी हैं जो लार्ज फार्मर है। 60 फैमिलीज ऐसी हैं जो लार्ज फार्मर है। 390 ओके 390 फैमिलीज ऐसी हैं जिनको वर्क की नीड है, और जिनको अपने यहाँ एज अ वर्कर रखना है वो सिर्फ 60 फैमिली है जो मीडियम और लार्ज है। और मीडियम कुछ ऐसे मीडियम भी है जो नहीं रखना चाहेंगे, हायर नहीं करेंगे, टोटल 10% बचा। अब इनमें से इतने सारे लोगों को, वर्कर्स इतने सारे हैं और जिनको हायर करना है वो लोग कम है, तो वो ये देखेंगे ना कि कौन कम सैलरी में काम करेगा, तो मैं उसको हायर करूंगी ना जो कम सैलरी में काम करेगा। तो इस कंडीशन में जो वर्कर्स है वो कई बार कम वेजेस में भी, लो वेजेस में भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को वर्क चाहिए, पैसा अर्न करना है उन्हें। और अगर वो हायर इनकम की डिमांड करेंगे, हायर वेजेस की डिमांड करेंगे, तो उनको वर्क भी नहीं मिलेगा। तो उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, वो लो वेजेस पे काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को ये ना लेबर एग्री टू वर्क फॉर लो वेजेस, काफी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है इनको। लो वेजेस मिलते हैं। देखो कल्टीवेटेड एरिया कितना है, नंबर्स ऑफ फार्मर्स कितने, देखो ये एरिया है कल्टीवेटेड, ओके। मजदूर स्मॉल फार्मर्स लेस देन 2 हेक्टेयर, ये वो फार्मर्स हैं जो 2 हेक्टेयर से कम पे काम कर रहे हैं, ये लार्ज फार्मर्स हैं। मीडियम, सेमी मीडियम और लार्ज फार्मर्स जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा का एरिया है वो ये लोग हैं। और ये वो हैं जो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड वाले हैं। ये एरिया आप देख रहे हो 15%, ये 50% कौन सा एरिया है, 50% वो है जिसपे कल्टीवेशन हो रही है। और ये जो आप पिंक कलर का देख रहे हो ये वाला एरिया, ये नंबर ऑफ फार्मिंग लैंड एरिया इतना है, कल्टीवेशन एरिया, नंबर ऑफ फार्मर्स इतने हैं। तो इतना सा एरिया, इतने सारे लोग, कैसे काम पॉसिबल हो पाएगा, मिल पाएगा क्या काम? तो इसमें तो सिर्फ उसी को काम मिलेगा जो सस्ते में काम करना चाहेगा, लो वेजेस में काम करना चाहेगा। ये एरिया तो किसका हो गया, जिनको लेस देन 2 हेक्टेयर, जिनका पैच ऑफ लैंड कम है, ये एरिया उनका हो गया जिनके पास में लैंड एरिया ज्यादा है। ये वो है जो कल्टीवेशन एरिया है, एग्रीकल्चर जिस पे होगा। और ये नंबर ऑफ फार्मर्स हैं, इतने हैं नंबर्स ऑफ फार्मर्स। अब तो इतने लोगों को काम चाहिए, कहाँ से मिल पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो अब इसमें उसी को मिलेगा जिसको क्या करना है, जिसको लो वेजेस पे काम करना है उसी को यहाँ पर काम मिल पाएगा। नेक्स्ट देखिए, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। अब फार्मिंग के लिए बातों से ही तो फार्मिंग नहीं होगी, या जो मॉडर्न मेथड है उनसे फार्मिंग नहीं होगी, प्रिमिटिव मेथड से फार्मिंग नहीं होगी। उसके साथ में हमें कुछ पैसा भी तो चाहिए, कैपिटल भी तो चाहिए। ये सीड्स लेकर आने हैं, फर्टिलाइजर्स लेके आने हैं, पेस्टिसाइड्स खरीद के लेकर आने, जो भी चीजें हमें खरीद कर लेकर आनी है, उन सब के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, उन सब के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, जिसे हम बोलते हैं क्या, मनी, जिसको हम पैसा बोलते हैं। बिना पैसे के तो आज की डेट में वैसे ही भी कुछ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर भी हमें अगर मार्केट से कुछ भी लेके आना है, इवन रॉ मटेरियल भी लेके आना है, ट्रांसपोर्ट भी चाहिए एक से दूसरी जगह चीजों को, सामानों को पहुंचाने के लिए, तो उसके लिए भी हमें इसकी नीड होती है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। और मॉडर्न फार्मिंग के मेथड में
मॉडर्न फार्मिंग के मेथड में तो कैपिटल की बहुत ज्यादा ही नीड होती है। आप कुछ HYV सीड्स भी लेकर आओगे जिसका प्राइस जो मार्केट में है वो हाई है। अब प्राइस मार्केट में हाई है तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, आपको इस कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। विदाउट आप इस कैपिटल के कोई भी सामान मार्केट से लेकर ही नहीं आ सकते, तो आपको उसमें इसकी नीड होगी। और भी पेस्टिसाइड्स भी लेके आने हैं, फर्टिलाइजर्स भी लेके आने, इवन जितना थ्रेसर, ट्रैक्टर हो गया, शोइंग मशीन, हार्वेस्टिंग मशीन, कुछ भी इवन लेकर आना है। इरिगेशन के लिए भी आपको नीड होगी इसकी, तभी तो फार्मिंग मेथड कोई भी अच्छे से वर्क करेगा। मोर स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, विलेज मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स। कुछ जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अब उनके पास में पैसे तो है नहीं तो वो बोरो करते हैं। किससे? जो मनी लेंडर्स हो गए, लार्ज फार्मर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, उनसे वो पैसा बोरो करते हैं। और उनसे बोरो करने के बाद अगर वो उनको टाइम पे रिटर्न कर देते हैं तब तक के लिए ठीक है, और कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है वो उस चीज को रिटर्न नहीं कर पाते हैं। उस कंडीशन में उनके पास जो थोड़ी बहुत जो पैच ऑफ लैंड होती है उसको भी कौन हायर कर लेता है? लार्ज फार्मर। लार्ज फार्मर उनके उस पैच ऑफ लैंड को भी हायर कर लेते हैं। इसी तरीके से जो लार्ज फार्मर होते हैं उनके पास एक बड़ा एरिया कलेक्ट हो जाता है। अब छोटे स्मॉल फार्मर्स का इतना पैसा नहीं होता कि वो किसी भी मॉडर्न फार्मिंग मेथड को बाय कर सके, तो उसके लिए उन्हें पैसा उधार लेना ही पड़ता है। और पैसा उधार लेने के लिए तो वही पैसा दे पाएगा, वही पैसा रिटर्न में देगा उन्हें जिसके पास में पैसा होगा। और ऐसे लोग सिर्फ लार्ज फार्मर्स हो सकते हैं जो विलेज में रह रहे हैं, मनी लेंडर्स हो सकते हैं जो पैसा उधार पे देते हैं, ट्रेडर्स हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं। The rate of interest on such a formal loan is very high। और इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, ये इनफॉर्मल वे में ये लोग जो पैसा आपको एज अ बोरोअर देते हैं, ये पैसा भी आपको बड़े हाई इंटरेस्ट रेट पे देते हैं। मतलब इनका इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज्यादा होता है। अगर यही लोग, इन लोगों से हम पैसा ना लेके गवर्नमेंट की साइड से लेने जाएं तो उसका इंटरेस्ट रेट कम होता है। अब तो बहुत सारी स्कीम भी गवर्नमेंट ने निकाल दी है कि अगर किसी भी फार्मर को लोन की जरूरत है तो वो बैंक से जाकर उसको ले सकता है जिसका इंटरेस्ट रेट भी कम मिलेगा। बट लोग वहां जाने से अच्छा वो इनफॉर्मल तरीके से, इनफॉर्मल वे से लोन लेना बेटर समझते हैं, और जिस कंडीशन में उन्हें एक हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। ये जो मनी लैंडर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, ये इंटरेस्ट रेट को हाई करके रखते हैं जैसे इसमें बताया गया है। मोस्टली लोन्स आर टेकन फ्रॉम बाइंग सीड्स। जो मोस्टली जो लोन लिए जाते हैं वो क्यों लिए जाते हैं? सीड्स को बाई करने के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए। सपोज एक स्टोरी ये है कि मैंने पैसा बोरो किया, किसके लिए? सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के, पेस्टिसाइड्स के लिए पैसा बोरो लिया, 2000 रुपीज लिए। अब इन दिस ईयर मेरी जो क्रॉप थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, खराब हो गई किसी भी कंडीशन की वजह से, लाइक प्रॉपर इरिगेशन नहीं मिल पाने से, क्योंकि पैसा तो उतना था नहीं कि मैं प्रॉपर उसको इरिगेट कर सकूं, क्योंकि इतना पैसा पहले ही मैंने हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन पे लिया हुआ था, और जिसका ये जो प्रोडक्ट था, जो चीजें हैं मैंने पहले ही बाय कर ली था, पैसा खत्म हो गया। अब मेरी जो क्रॉप थी वो भी फेल हो गई। अब क्रॉप फेल हो गई तो मैं वो पैसा रिटर्न कैसे करूं? उसको जिस मनी लेंडर से मैंने पैसा बोरो किया था, अब उसको रिटर्न कैसे करूं? अब वो रिटर्न तो हो नहीं पाएगा। अब मेरे को नेक्स्ट ईयर भी क्या करना पड़ेगा? अब नेक्स्ट ईयर भी अपने क्रॉप को ग्रो करना है तो फिर से मेरे को क्या करना पड़ेगा? पैसा या मनी जो है वो बोरो करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट ईयर मैंने फिर से 2000 रुपीज बोरो किए, फिर से मैंने इन प्रोडक्ट्स को खरीदा, अपनी क्रॉप को किया। इन केस नेक्स्ट ईयर में मेरी क्रॉप खराब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब उस कंडीशन में, क्योंकि सिचुएशन तो सेम थी, बारिश नहीं आई, इरिगेशन के लिए मेरे पास फैसिलिटीज नहीं थी और प्रॉपर पैसे भी नहीं था, अगर मैं लेती तो और ज्यादा मेरे ऊपर जो डेट था वो चढ़ जाता। उस कंडीशन में अब मैंने क्या करा, पैसा है नहीं मेरे पास देने के लिए, दोबारा मैं लोन लेने जाऊंगी नहीं, क्योंकि वो उसने साफ मना कर दिया है कि अब आपको कोई भी एक्स्ट्रा लोन नहीं मिलेगा। तो अब उस कंडीशन में मेरे पास सिर्फ एक चीज बची थी, वो पैच ऑफ लैंड, जिसकी वजह से मेरे ऊपर जो लोन चढ़ा हुआ था मैं उसको उतार सकती थी। मैंने वो पैच ऑफ लैंड किसको दे दी? उस
मनी लेंडर को दे दी। अब मैं लैंडलेस हो गई और उसके पास में एक लैंड एरिया बढ़ गया। तो जो लार्ज फार्मर्स है वो यही करते हैं, लोगों को पैसा बोरो करते हैं, उनको पैसा देते हैं, एज अ डेट देते हैं, ब्याज पे देते हैं, कर्जे पे देते हैं, और जो वो कर्जा नहीं चुका पाते हैं तो उसके बजाय वो उनकी जो जमीन होती है उसको वो अपने कब्जे में ले लेते हैं। उनका यही काम होता है। और अगर कोई पैसा पे भी कर रहा है, जो इंटरेस्ट रेट उन्होंने लगाया है वो हाई लगाया है, तो उससे भी उनकी एक अच्छी खासी इनकम हो जाती है। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग। और जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं वो उनकी जो फार्मिंग है वो पहले से ही सेव होती है, क्योंकि वो पैसे वाले लोग हैं, लोगों को अपने यहाँ हायर करते, उसकी पेमेंट करते, तो उनको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ती। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड। उनके पास में तो पहले से ही इतना अमाउंट है कि उनको बाहर से किसी से भी कैपिटल लेने की नीड नहीं होती, सेविंग होती है उनके पास में और इनकम आती ही रहती है। देखो, एक लार्ज फार्मर है, उनके पास एक लार्ज फार्म है, नेक्स्ट हर ईयर एवरी ईयर उनकी जो इनकम होती है वो इंक्रीज होती जाती है, डिक्रीज नहीं होती, इंक्रीज होती है, क्योंकि उसका ये पैच ऑफ लैंड पे हर एवरी ईयर जो वर्क हो रहा है उस पर ये जो क्रॉप ग्रो कर रही है, इसके बदले में उन्हें क्या मिल रहा है? पैसा ही तो मिल रहा है। और ये क्या है? ये उनकी सेविंग है। प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड वालों को, जिनके पास में कैपिटल नहीं होता और इनके पास जो मेथड होते हैं वो भी मॉडर्न होते हैं। ओके, दे कैन गेट लोन्स फ्रॉम बैंक्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इन केस इनको कभी लोन की नीड भी होती है ना, तो ये किसी मनी लेंडर ट्रेडर से नहीं लेते, ये डायरेक्ट किससे लेते हैं? बैंक से लेते हैं, जिसका इंटरेस्ट रेट लो होता है। और ये वाली चीज ये कभी भी एक पुअर पर्सन को, एक विलेजर्स को नहीं बताते, उनको नहीं पता होती, जिसकी वजह से वो हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन ले लेते हैं और अपने एक पैच ऑफ लैंड को छोड़ देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, उस पर किसी और का कब्जा हो जाता है। यहाँ पर ये प्रॉफिट किसको हो जाता है? जो बड़े फार्मर है, लार्ज फार्मर्स है और मीडियम फार्मर्स है। आपको आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा कि जो कैपिटल होती है उसकी जो नीड होती है वो कैसे फुलफिल होती है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब जो फार्म प्रोडक्ट्स है उनको मार्केट में कैसे सेल किया जाता है, किस वे में सेल किया जाता है। फार्मर्स रिटेन अ पार्ट ऑफ द व्हीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस। देखो, सरप्लस क्या होता है? सरप्लस वो प्रोडक्ट होता है जो बचा हुआ पार्ट होता है। अब हम अपने यहाँ पर व्हीट की क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं। अब व्हीट की क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं तो क्या जो हमारा व्हीट निकल के आता है हम उसको सारा का सारा ही क्या मार्केट में सेल कर देंगे? नहीं करेंगे ना। अरे हमें अपने लिए भी तो कुछ रखना है, कुछ कंजप्शन अपने लिए भी तो रखना है। साल भर हमें भी तो खाना खाना है या हमें खाना नहीं खाना, सारे ही सेल कर देंगे? नहीं ना। मान लो आपने 100 kg के करीब व्हीट को ग्रो किया, 100 kg व्हीट को ग्रो किया। अब इस 100 kg में से आपकी जो पूरे साल होता है, पूरा ईयर होता है, उसमें आप कितना कंजम्पशन कर सकते हो उसको? 20 kg व्हीट। अब आपके पास कितना बचा? 80 kg व्हीट बचा। तो 20 kg व्हीट आप अपने लिए रख लोगे, अपने यूज के लिए, और जो 80 बचा वो प्रोडक्ट आपका सरप्लस हो गया, आप उसको मार्केट में सेल कर सकते हो। अगर मैं इसको सिर्फ सिंपल वर्ड में बताऊं तो इसका मीनिंग ये होगा, वो क्रॉप या वो प्रोड्यूस चीज जिसको हम अपने यूज के लिए रख लेते हैं, जितना हम यूज कर सके इन अ ईयर, और जो प्रोडक्ट बच जाता है उसको मार्केट में हम सेल कर देते हैं, वो हमारा सरप्लस होता है, जिसके बदले हमें कुछ मनी मिलती है, पैसा मिलता है। और जो हम अपने लिए यूज कर सकते हैं उसको हम काउंट नहीं करेंगे, वो सरप्लस नहीं होता। सरप्लस वो होता है जो मार्केट में सेल हो जाता है। Small farmers like Savita have very little surplus wheat because their total production is very less, and from this they have to retain a large part of their own family's needs. अब यहाँ पे देखो, एक सविता है, सविता का जो पैच ऑफ लैंड है वो छोटा सा है। अब छोटा पैच ऑफ लैंड है तो व्हीट उस पर कितना ग्रो किया होगा? व्हीट भी कम ही ग्रो किया होगा, क्योंकि उसका एरिया ही छोटा है। तो जो सरप्लस है, सरप्लस अमाउंट बहुत ही थोड़ा है। मान लो इतने पार्ट में उसने व्हीट को ग्रो किया, फैमिली उसकी बड़ी है, अब इतने से पार्ट में ग्रो किया तो
ये वाला जो पार्ट है ये इसने अपनी फैमिली के लिए रख लिया और सिर्फ ये वाला पार्ट बचा जिसको वो मार्केट में सेल कर सकती है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, सरप्लस। सिर्फ इस पार्ट को वो मार्केट में सेल करेगी। तो ये कैसे काम कर रहा है, एज अ सरप्लस काम कर रहा है। ओके, क्योंकि प्रोडक्शन इतना था ही नहीं कि वो मार्केट में ज्यादा सेल कर सके और अपने लिए रख सके, और उसकी जो ओन फैमिलीज थे उनकी नीड्स भी तो थी। अब अगर वो इसको भी मार्केट में सेल करके खरीद कर बाय करके लेकर आती तब क्या हो जाता, तब उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता। बट वो अपने से ये सेव कर रही है और जो बाकी बच रहा है वो उसको मार्केट में सेल कर दे रही है। It is the medium and big farmers who supply with to the market where the traders buy it and sell it further to the shoppers in the town and cities। अब जो बिग और मीडियम फार्मर्स होते हैं ना, इनका पैच ऑफ लैंड एरिया बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा पैच ऑफ लैंड एरिया होने के नाते इनको जो व्हीट क्रॉप ग्रो करी है मार्केट में वो ज्यादा जाएगी। गेहूं जो होते हैं, व्हीट जो होता है वो मार्केट में ज्यादा सेल होने के जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हुआ है, इसलिए इनके पास जो मनी आता है, कैपिटल आती है, वो भी ज्यादा अमाउंट में आती है और ये वहां से मार्केट में सेल करते हैं। बड़े बड़े टाउन्स में, टाउन्स लाइक ट्रेडर्स को सेल करते हैं। ट्रेडर्स के बाद वो शॉपर को जाता है, जो शॉपकीपर होता है उनके पास में जाता है, उससे फिर वो टाउन और सिटीज में बिकने के लिए जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो सप्लाई है वो छोटे मोटे अमाउंट में नहीं होती, इनका जो सरप्लस होता है वो एक बहुत बड़ा एरिया होता है, क्योंकि इनके पास में पैच ऑफ लैंड एरिया भी तो बड़ा है ना। अब बड़ा एरिया तो क्रॉप भी ज्यादा, और जिसका लैंड एरिया छोटा सा उसकी क्रॉप कितनी ग्रो करेगी, क्रॉप भी थोड़ी ही ग्रो करेगी। जिसका लैंड एरिया बड़ा है उसकी क्रॉप भी ज्यादा और फिर मार्केट में भी उतना ही ज्यादा वो सेल करेगा। ओके, large farmers keep their income from the sale of wheats as a working capital for farming in the next season। अब जो लार्ज फार्मर्स होते हैं उनका पैच ऑफ लैंड एरिया तो और भी ज्यादा बड़ा होता है, तो वो मार्केट में उनको सेल करके जो उसकी कैपिटल आती है वो उसको एज अ सेविंग रख लेते हैं और नेक्स्ट सीजन में उसी को यूज करते हैं और नेक्स्ट सीजन में भी उसकी अच्छी खासी इनकम इनको मिल जाती है, क्योंकि इनके पास में प्रॉपर सारे फार्मिंग मेथड होते हैं, लेबर भी लो वेजेस पे मिल जाती है, सारी चीज इनके पास में अवेलेबल है, कैपिटल भी अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से न्यू मेथड, नए सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का यूज करते रहते हैं। ओके, तो जो सरप्लस है फार्मर्स, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्शन, ये कैसे यूज करना है मैंने ये भी आपको सारा बता दिया कि जितना बड़ा लैंड एरिया होगा, जो लैंड एरिया जिसके पास जितना ज्यादा होगा उसकी ग्रोथ उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी, जिसका लैंड एरिया जितना कम होगा उसकी ग्रोथ उतनी ही कम हो पाएगी। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। या लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब तो कर दिया करो। चलिए फिर मिलते हैं।